जय हिंद दोस्तों। आज मैं अकबर महान के बारे में आप लोग को बताना चाहूँगा। ये जो भी मुग़ल साम्राज्य का विस्तार जो होता रहा है अभी तक, उसमें अकबर महान का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। तो अकबर महान के बारे में अभी तक जितना भी आपने पढ़ा होगा, मैं ये गारंटी देता हूँ जो भी अभी मैं पढ़ाऊँगा ये पूरी तरीके से आपके सभी एग्जामिनेशन में जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, यूजीसी नेट हो गए चाहे यूपीएससी होंगे, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मैं गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है अगर आप ये पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा तो। अकबर महान का जो साम्राज्य था वो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन आता है कब से कब तक, तो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक इसका साम्राज्य चला। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो साम्राज्य था पूरे मुग़ल साम्राज्य का सबसे बड़ा साम्राज्य था। तो एक क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा साम्राज्य सबसे ज़्यादा दिनों तक किसकी थी, तो अकबर महान की थी। मुग़ल शासकों में ही नहीं, उसके अलावा संपूर्ण मध्य युग के भारतीय शासकों में अकबर को सबसे श्रेष्ठ स्थान दिया गया। सिर्फ भारत में ही नहीं, उसके अलावा जितने भी हमारे एशिया हो गए या मध्य युग के जितने भी सम्राट में सबसे ऊंचा स्थान किसको दिया गया, तो अकबर को दिया गया। मुग़ल साम्राज्य को भारत में, मुग़ल साम्राज्य में जो अकबर है उसी को वास्तविक संस्थापक माना जा सकता है। जैसे ही मैं आगे आपको बताऊंगा आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि सही में जो ओरिजिनल संस्थापक है ये बाबर नहीं अकबर ही है। खासकर अगर देखा जाए कि 350 वर्ष का मुस्लिम शासन अभी तक भारत में स्थिर था। हमने पहले भी देख लिया ना, जितने भी तुगलक वंश आए, जितने भी वंश आए वो सब अस्थिर थे, आए गए, लेकिन इन्होंने एक क्या किया कि पूरा इंडिया को यूनाइट किया, एक बनाया। अकबर से पहले एक शेरशाह आया था। शेरशाह के बारे में मैं एक वीडियो डालूंगा। शेरशाह भी बहुत महान था लेकिन वो काफ़ी अल्प समय के लिए भारत में आया। अकबर से पहले केवल शेरशाह ने निसंदेह प्रजा की भलाई के लिए हितार शासन सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया था। इसका मतलब क्या हुआ कि अकबर जो आया, जो इस समय में अकबर आया था, उसके पहले कौन था, सिर्फ शेरशाह। शेरशाह के बारे में मैं बताऊंगा, जानकारी दूंगा उसके बारे में। शेरशाह में हुआ क्या था, तो शेरशाह जो आया था हुमायूं के टाइम में आया था। हुमायूं को हटाकर वो शासन किया था कुछ दिनों के लिए। तो उस कुछ दिनों में वो शेरशाह क्या किया था, लगभग 1540 से लेकर 1545 तक इन्होंने शासन किया था शेरशाह। ये अल्प समय में ही उन्होंने बहुत विस्तार किया था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया था, उसके साथ साथ ही उस बहुत सारे किलों का मरम्मत करवाया था, अपना किला खुद बनवाया था उन्होंने। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अकबर अपने राजवंश को स्थापित प्रदान किया, और साथ ही साथ जब वो अकबर बना था राजा, उसके बड़े बहुत सारे प्रतिद्वंदी थे, उसके खुद के संबंधी थे, उसके खुद के अगल बगल के साम्राज्य वाले थे। इनको जो कह सकते हैं कि जो सिंहासन मिला था, कांटों का सिंहासन मिला था इनको। ठीक है, तो आगे देखेंगे कि हुआ क्या था एक्चुअली इनके पास। शेरशाह को जो था बहुत कम समय मिला था, जैसे हमने पढ़ाया था। उसकी नीति अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हुई थी कि उसको पूरी तरीके से अवसर प्राप्त नहीं हुआ कि कैसे भारत को आगे बढ़ाया जाए। साथ ही साथ उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन अकबर को अपनी नीति और उसके प्रभाव को देखने के लिए एक लंबा समय प्राप्त हुआ। हमने देख लिया 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। तो लगभग आप देख सकते हैं कि 45-50 लगभग 50 साल शासन इन्होंने किया था। इसके अतिरिक्त वह निश्चित ही शेरशाह की तुलना में अधिक उदार भी था। हिंदू मुस्लिम सबको लेकर वो चलने वाला था, बहुत दृढ़ था। वो सोच लेता था करना है तो करना है। ठीक है, उसकी राजनीति बहुत मजबूत थी। वो पढ़ा लिखा नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो पढ़ा लिखा नहीं था। हुमायूं ने बहुत कोशिश किया था पढ़ाने का, लेकिन वो पढ़ लिख नहीं पाया, लेकिन राजनीतिक में बहुत सफल था। उसका विशाल दृष्टिकोण का सिद्ध हुआ। लास्ट में उन्होंने पूरे भारत को ही विजय प्राप्त कर लिया। अकबर ने अपने राजवंश को स्थापित प्रदान किया, और शासन ने उन सिद्धांतों का व्यवहारिक दृष्टिकोण से प्रयोग किया जिस पर मुगल और इस्लाम के समर्थक शासकों को एक विदेशी और अपने से पृथक धर्म के जितने भी मतावलंबी है उस पर शासन करने का नैतिक अधिकार प्राप्त हो सका। अकबर था तो मुस्लिम, अकबर था उस समय मुस्लिम तो था ही, लेकिन उन्होंने क्या किया कि सिर्फ मुस्लिम नहीं, जितने भी धर्म के लोग हैं उन सभी से उन्होंने क्या किया कि अच्छी अच्छी बातों को उससे एक्सेप्ट किया, और आगे जाकर मैं बताऊंगा उन्होंने किया था क्या था। ठीक है, लेकिन इन्होंने सभी धर्म को बराबर माना।
जनरली नेट वगैरह एग्जामिनेशन में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ईश्वरी प्रसाद क्या लिखा उन्होंने, क्या जो एक स्टेटमेंट आपको दे दिया जाएगा इसको किसने लिखा था। तो मैं इसको आपको लेकर चलूँगा कि वह भारतीय भाषाओं में लेनपुल लिखते हैं। लेनपुल जिन्हें लिखते हैं, लेनपुल एक इतिहासकार है, लेनपुल, इन ये क्या लिखते हैं, लेनपुल लिखते हैं कि वह भारतीय बादशाहों में सबसे महान था। लेनपुल कहते हैं कि वह भारतीय जितने भी बादशाह थे उसमें ये सबसे महान राजा था। ठीक है, लेनपुल जी का कहना था, ये आप याद रखिएगा। ईश्वरी प्रसाद जी कहते हैं अकबर भारतीय इतिहास का ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का महत्वपूर्ण शासक था। ईश्वरी प्रसाद, ठीक है, ईश्वरी प्रसाद ये भी कौन थे, तो ईश्वरी प्रसाद भी एक इतिहासकार थे। इन्होंने ये लिखा कि भाई ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का महत्वपूर्ण शासक था, इससे बड़ा शासक कभी न हुआ न कभी होगा। बात क्योंकि इन्होंने क्या किया कि एक तो विदेशी शासक थे, भारत में आए, भारत में आकर मुस्लिम होने के नाते भी हिंदू लोगों पर राज किया और हिंदू इनको एक्सेप्ट किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। यूरोपियन शासकों से अगर तुलना किया जाए तो कह सकते हैं कि इसकी तुलना किसी यूरोपीय शासक में इतनी क्षमता नहीं थी जितना कि इनके पास था। अब देखेंगे हम कि राज्याभिषेक कैसे हुआ। अभी हम देखेंगे कि राज्याभिषेक, इनका राज्याभिषेक जो हमने बोला था कि पहले से ही कि काफ़ी कांटो भरी थी। राज्याभिषेक जो इनका था काफ़ी कांटो भरी थी। कैसे था ये देखेंगे। अमरकोट सिंध के थार और पाड़कर जिला, नाम देखिएगा अमरकोट, कहाँ, अमरकोट। अमरकोट के राजा वीरसाल, अमरकोट के राजा वीरसाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमरकोट के राजा वीरसाल जो थे वहाँ पर 15 अक्टूबर 1542 को 15 अक्टूबर 1542 को क्या हुआ था, अकबर का जन्म हुआ था। यह वह समय था जबकि हुमायूं शेरशाह से परास्त हो गया, शेरशाह से हार कर इधर उधर भटक रहा था, उसी समय में इनका जन्म हुआ था। सबसे बहुत बड़ी अमरकोट के वीर साल में 1542 15 अक्टूबर 1542 में इनका जन्म हुआ। कब, जब हुमायूं शेरशाह से हार गया और इधर उधर भटक रहा था। जिस समय हुमायूं भारत से बाहर पर्शिया के शाह के यहाँ शरण लिया था, कहाँ, भारत के बाहर गया था पर्शिया, वहाँ के शाह के यहाँ शरण जब लिया था उस समय वह अपने पुत्र कंधार के निकट छोड़कर भागा था। ठीक है, जो अपने पुत्र अकबर को क्या हुआ, कंधार के निकट छोड़ दिया था। कहाँ, कंधार के निकट छोड़कर वहाँ से वो भाग गया था। तभी उसी समय क्या हुआ था, अस्करी जो हुमायूं का भाई था, अस्करी हुमायूं का भाई जो था, क्या नाम था उसका, अस्करी, अकबर को अपने पास रखा। क्या नाम था, अस्करी, मैं इसको आगे फिर डिस्क्राइब करूँगा। हुमायूं का भाई कौन था, अस्करी ने क्या किया कि अकबर को अपने पास रख लिया। ठीक है, अस्करी ने अकबर को अपने संरक्षण में तो लिया, लेकिन 3 वर्ष की आयु में अकबर की अपने पिता से उस समय भेंट हुई। सोचिए उस समय तक अकबर मिला नहीं, 3 साल तक। उसके बाद जब भेंट हुई, जब हुमायूं ने कंधार और काबुल पर, कब, जब हुमायूं कंधार और काबुल पर अधिकार कर लिया, उसी समय जब अटैक उन्होंने किया था, तब अकबर की भेंट 3 वर्ष की उम्र में किससे हुई, अपने पिता हुमायूं से हुई थी। कब हुई थी, 3 वर्ष की उम्र में हुमायूं से उसकी मिलन हुआ था। यहीं उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया था। यहीं पर उन्होंने क्या किया था, हुमायूं ने अपने बेटे का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा था। एक बार पुनः अकबर को अपने पिता से भी छुड़ना पड़ा। एक बार कामरान ने बालक अकबर को कंधार के किले में दीवार पर लटका दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने, तो कांधार ने, एक कामरान भी इसी का भाई था, हुमायूं का भाई था। उन्होंने क्या किया था, ये अकबर को कंधार के किले पर दीवार से लटका दिया था, जबकि हुमायूं उस समय उसी कंधार के किले पर तोप बरसा रहा था। लेकिन हुमायूं को पता नहीं था कि हम ये जो किला पर तोप बरसा रहे हैं उसके नीचे क्या क्या बालक को लटकाया हुआ अकबर को। जब उसकी नज़र पड़ी तो तोप बरसाना बंद करवा दिया। जैसे ही बंद किया तब फिर जो हमारा कामरान था, कामरान हुमायूं का भाई, उसको वहाँ से हटाया। तो एक प्रकार से उसकी जान बच गई अकबर की, अदरवाइज़ निश्चित है कि वो उस समय ही खोना पड़ जाता। थोड़ा हुमायूं अपने विवेक से उस समय काम किया था, नहीं तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता, आगे अकबर का तो कोई कहानी ख़त्म हो जाता है।
इस पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आगे जाकर बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मैं एक एक चीज़ इसका बताने वाला हूँ, आपको यहीं से फील हो रहा होगा कि कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में छूटने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। उसके बाद अगर देखा जाए कि अगर 5 वर्ष की आयु से अकबर पिता के साथ रहा, जैसे ही 5 वर्ष हुआ, 3 वर्ष तक हमने देखा, उसके बाद कामरान के पास 2 वर्ष रहा, उसके बाद अकबर के पास हुमायूं के पास रहा। उसकी शिक्षा का प्रबंध हुमायूं किया, बहुत कोशिश किया कि पढ़ लो यार पढ़ लो, लेकिन वो पढ़ना ही नहीं चाहता था। अंत में वो उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई। साहित्यिक शिक्षा में अकबर ने कोई रुचि ही नहीं दिखाई, लेकिन घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र चलाने में वो पूरी तरीके से निपुण हो गया। उसने गजनी और लाहौर के सूबेदार के रूप में भी कार्य किया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, कहाँ कहाँ? गजनी, गजनी और लाहौर, गजनी और लाहौर के सूबेदार के रूप में ये इन्होंने काम किया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कहाँ कहाँ के सूबेदार के रूप में इन्होंने काम किया, तो गजनी और लाहौर के सूबेदार के रूप में इन्होंने काम किया। और हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर वह पंजाब में सिकंदर सूर को समाप्त करने के प्रयत्न में था। तो ये क्वेश्चन, एक और यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी तो अकबर कहाँ था? हुमायूं की जब मृत्यु हुई थी तो अकबर कहाँ था? तो पंजाब में था। कहाँ पर था? तो पंजाब में था। तो पंजाब में कर क्या रहा था? तो पंजाब में सिकंदर सूर जो था उसको, उसके साथ ये युद्ध कर रहा था, उसको खत्म करने के लिए। इसी अवसर पर बैरम खां यहाँ बहुत बड़ा हीरो आ जाता है। अकबर का एक बहुत बड़ा हीरो है, क्या है? उसका संरक्षक बैरम खां। बैरम खां का नाम मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैरम खां, इन्होंने क्या किया था? बैरम खां अकबर के संरक्षण के रूप में काम कर रहा था, क्योंकि काफ़ी छोटा था। तो हुमायूं बैरम खां को बोला था कि तुम अकबर का संरक्षक रहोगे, उसे कुछ मत होने देना। हुमायूं की जैसी मृत्यु की सूचना मिलते ही पंजाब में गुरदासपुर जिले में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ? तो पंजाब में ही, क्योंकि पंजाब में युद्ध कर रहा था, तो पंजाब में कहाँ पर? गुरदासपुर में। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, कहाँ? तो गुरदासपुर में, लिखते जाइएगा। गुरदासपुर जिले के एक निकट कलानौर एक जगह है, कलानौर, वहाँ पर उसने 14 फरवरी यानी 14 फरवरी 1556 में कि उन्होंने क्या किया कि अकबर मुगल बादशाह घोषित करवा दिया। किसने करवाया था? तो बैरम खां ने। क्वेश्चन आता है किसने करवाया? तो बैरम खां ने करवाया था। ठीक है, राजा अभिषेक हमने देखा, लेकिन यही ख़त्म नहीं हो जाता है कि यहाँ से राजा बन गया, लेकिन राजा एक्सेप्ट तो करना चाहिए, राजा को एक्सेप्ट करे तो। लेकिन इन्होंने क्या किया? बैरम खां ने तो बोल दिया कि भाई राजा 14 फरवरी 1556 से कौन है? तो अकबर है। उसका राज्याभिषेक बैरम खां की देख रेख में कौन किया था? तो मिर्ज़ा अबुल कासिम, याद रखिएगा, मिर्ज़ा अब्दुल कासिम ने किया था। ठीक है, कहा था कौन? तो बैरम खां ने किया था। कौन? तो मिर्ज़ा अबुल कासिम ने किया था। उस समय अकबर अपनी 14 वर्ष की आयु भी पूरा नहीं कर पाता, इसीलिए इसका उम्र आप 13 वर्ष बता सकते हैं कि 13 वर्ष के आयु में इन्होंने सिंहासन को प्राप्त किया था। कितना? तो 13 वर्ष। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर छोटे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। अकबर को अपने पिता से कांटों का ताज प्राप्त हुआ, हमने पहले बताया ना, कांटे का ताज उसको मिला। इतना इजी नहीं था। भारत से बाहर मुगल साम्राज्य के अंतर्गत काबुल, बदखशां और कंधार थे। ठीक है, आप देखें कि बाहर भारत में तो कुछ शासन था ही हुमायूं के अंतर्गत, उसके अलावा बाहर के भारत से बाहर अगर देखा जाए तो काबुल, हमने अभी भी देखा था, काबुल, कंधार और बदखशां। ठीक है, बदखशां, तो ये 3 जगह जो थे भारत के बाहर इनका राज्य था, जहाँ से ये लोग क्या करते थे? वहाँ भी शासन करते थे। काबुल में अकबर का सौतेला भाई, काबुल जो था अकबर का सौतेला भाई मिर्ज़ा हकीम मुनीम खां था। तो यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट लिखिएगा, उस समय काबुल में कौन था? काबुल में मुनीम खां, मुनीम खां ही, ज़्यादा लंबा याद करने का ज़रूरत नहीं है। मुनीम खां शासन कर रहा था। कौन शासन कर रहा था? तो काबुल में अकबर का ये सौतेला भाई था, भाई मिर्ज़ा हकीम मुनीम खां के संरक्षण में खुद शासन कर रहा था, मुनीम खां में। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु जैसे मिली, बदखशा के सूबेदार मिर्ज़ा सुलेमान ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जैसे ही पता चला कि हुमायूं स्वर्ग सिधार गया है, उसी तरह बदखशा का जो सूबेदार था उस समय, बदखशा का सूबेदार कौन था? तो देखेंगे बदखशा का जो सूबेदार है वो सूबेदार मिर्ज़ा सुलेमान है। बदखशा का कौन है? तो सुलेमान, आप लिखते जाइएगा इसको,
बदखशा का कौन है, सुलेमान था। इन्होंने बोला कि अब तो हुमायूं चला गया, अब मैं यहाँ का राजा बन सकता हूँ। उस समय तक उसके संरक्षण में काम किया था, लेकिन अपने को तुरंत वो स्वतंत्र घोषित कर दिया। तथा मिर्ज़ा हकीम और अकबर को अपने आधिपत्य में लाने के लिए उत्सुक हो गया कि हम भाई अब इस सबको मारकर हम वहाँ क्या करेंगे, राजा बने। कौन, सूबेदार मिर्ज़ा सुलेमान। इसी आशय से उसने काबुल पर भी आक्रमण कर दिया। कंधार पर जो बैरम खां की जागीर में था, उस समय कंधार का था, बैरम खां का जागीर था, पर्शिया के आक्रमण का निरंतर खतरा रहता था। ऐसी स्थिति में अकबर को अफगानिस्तान से कोई सहायता न मिली। अकबर अब समझ गया कि हम अब ये भारत से आगे जितने भी हमारे प्रदेश, इससे हमें कोई लाभ होने वाला नहीं, कोई हमें सहायता नहीं करने वाला। ठीक है, भारत का बाउंड्री है, इधर हमारा ये काबुल हो गया, कंधार हो गया, बदकशां हो गया। अब उसको पता चल गया कि ये हमारे दुश्मन है, तो अकबर को लगा अब हमें कहीं और जाना चाहिए। भारत में दिल्ली, आगरा और इनके निकट के भागों के अतिरिक्त मुगलों के हाथ में और कुछ न था। पंजाब मुगलों के अधिकार में होते हुए भी किसके उपस्थिति में था, तो हमने देखा सिकंदर सूर से लड़ाई कर रहा था उन्होंने, है ना, सिकंदर सूर से लड़ाई कर रहा था। यानी कि पंजाब भले ही मुगलों के अंदर था, लेकिन पूरी तरीके से नहीं था। इस मुगल भूप्रदेश से अपने अधिकार को बनाए रखने के लिए मुगल सरदार और सेना विभिन्न स्थानों पर बिखरी हुई पड़ी थी। कुछ दिल्ली आगरा के नज़दीक था, कुछ पंजाब में था, कुछ हमने देखा कंधार में था। इस तरह से क्या होगा, पूरी तरह बिखरी हुई थी साम्राज्य। तो साम्राज्य को एक बनाना बहुत ही मुश्किल उस समय था, लेकिन देखिए कैसे होता है। इस मुगल भूप्रदेश को अब तो बनाए रखना है, अकबर ठान लिया। हमने पहले देखा दृढ़ था, ग्वालियर, मालवा, बिहार, बंगाल, गुजरात, बहुत सारे विभिन्न प्रदेशों में अफगान भी उस समय क्या हो गए, पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गए। हमने अफगान देखा कि अफगान को हुमायूं लास्ट में फिर से हरा दिया था, लेकिन अब जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हुई, अफगान अब ऊंचे होकर बोलने लगे। अब उन्होंने समझ गए कि अब हम भी फिर से राज कर सकते हैं, जैसे शेर शाह ने किया था, है ना। हमने देखा था शेर शाह ने कैसे किया था। ठीक है, आगे देखते हैं कि खासकर उत्तरी भाग का अधिकांश भाग अफगान सरदारों के हाथ में तो था ही, लेकिन अब उससे छीनना बहुत बड़ी बात है। सूरवंश मतलब कौन सा आएगा, शेर शाह सूरी का सूरवंश है। उसके उत्तराधिकारी जो थे सिकंदर शाह सूर, इब्राहिम सूर और मोहम्मद आदिल सूर अभी तक जीवित था। सबसे बड़ी बात, इनको मारना बहुत ज़रूरी था। अलग अलग देश पर उन जगह पर उन्होंने क्या था तो उन्होंने हुकूमत रखी थी। और दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त करने के लिए जैसे शेर शाह सूरी था, उसको लगा कि अब हम लोग भी कर सकते हैं। राजस्थान में जोधपुर, जो मारवाड़ का शासक था मालदेव, वो भी जीवित था। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है। जोधपुर का जो शासक था मालदेव। जनरली मुग़ल बादशाह को पूरी तरीके से चैलेंज देने वाला राजस्थानी जो राजपूत है, वो सबसे बड़ी दुविधा थी उनके लिए। तो जोधपुर जो मारवाड़ का शासक मालदेव था, वो जिंदा था, इसको मारना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद मेवाड़, अंबर और जैसलमेर के शासकों ने भी अपनी पूरी तरीके से शक्ति हुमायूं के मरने के बाद पूरी तरीके से उन्होंने क्या किया था, फिर से रिवाइव कर लिया था उन्होंने। मुग़ल सरदारों की आपस की एकता और वफादारी पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर अब रहा नहीं जा सकता था, क्योंकि अकबर को लगने लगा कि अंदर में काफ़ी फूट है, क्योंकि अपने ही लोग जब नेगेटिव उनके बारे में सोच सकते हैं तो उनको भी डर लगने लगा। शाह अब्दुल माली ने, जिसे हुमायूं फर्जंद पुत्र अपना पुकारता था, अकबर के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने से उन्होंने इनकार कर दिया। तब इनको लगा कि जिसे हम इतना बड़ा, हुमायूं जो है हमारे पिताजी ने इतना बड़ा उसको फर्जंद पुकारे, वो अकबर के राज्याभिषेक से संतुष्ट नहीं था। यद्यपि बैरम खान ने उसे चालाकी से पकड़कर लाहौर के किले में कैद कर लिया, लेकिन फिर भी ऐसी घटना जो है काफ़ी उनके लिए विद्रोह लगा। ये सारे लोग क्या किया कि विद्रोह कर दिया। और आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि हुमायूं ने, हमने देखा कि वो सिर्फ लड़ते ही रह गए। हुमायूं का पूरा जीवन ही लड़ते लड़ते चला गया, तो उनके पास भी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ख़राब थी। हुमायूं ने खजाने में धन भी नहीं छोड़ा था। अधीनस्थ प्रदेश तलवार के आधार पर ही लगा लिया जाता था। कहीं से पैसा भी लेना है तो तलवार के आधार, इसे मतलब कि अब खजाना पूरी तरीके से खाली था। दिल्ली तथा आगरा के निकट जितने भी क्षेत्र है, वहाँ भयंकर अकाल पड़ रहे थे। इस प्रकार 13 वर्ष का अकबर क्या करेगा, इस परिस्थिति में बहुत मुश्किल था, सिर्फ 13 वर्ष का। इन कठिनाइयों में सबसे बड़ी समस्या था मोहम्मद आदिल शाह की थी। सबसे बड़ा कौन था इसका कठिनाई, कि मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। मोहम्मद आदिल शाह सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसके लिए था। स्वयं आदिल शाह तो योग्य न था, लेकिन उसका, आदिल शाह बहुत पावरफुल नहीं था, लेकिन उसका जो वजीर था, जो सेनापति था, उसका नाम था हेमू। अब यहाँ से आया विलन, ये हेमू।
ये क्या था कि बहुत योग्य था। आदिल शाह के आदेश से उसने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और आगे बढ़ा, लड़ाई किया, युद्ध हुआ और उन्होंने क्या किया, हेमू जो है वो आगरा पर अधिकार कर लिया, दिल्ली पर अधिकार कर दिया। ऐसी स्थिति में मुगल साम्राज्य की सुरक्षा बहुत ही अनिश्चित थी। उसे लगने लगा कि अब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस तरह से कैसे काम चलेगा, किस प्रकार से बैरम खां अकबर का संरक्षक बनकर कैसे अकबर को पूरी तरीके से सरतोजी बनाता है, तो हम अगले वीडियो में आपको देखेंगे। लेकिन कैसा आपको लगा हमारा वीडियो, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एक एक वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लिखते जाइएगा, मैं भी आपको बताता जाऊंगा। प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा। थैंक यू वेरी मच।